सास का अमीर बहू के भाई से चक्कर। एक बहुत ही महंगे क्लब में एक हाई क्लास पार्टी चल रही थी। दिलीप अपने अमीर दोस्तों और उनकी मॉडर्न वाइफ के साथ बीच में खड़ा अपनी तारीफों के पुल बांध रहा था। अरे यार, तुम लोग खुद ही देख लो, मेरी उम्र 60 के करीब है, लेकिन आज भी मार्केट में निकलता हूँ तो लोग मुझे 40 का समझते हैं। अपना तो पूरा अनिल कपूर वाला स्वैग है। तभी दिलीप की वाइफ वसुधा वहां आती है। वसुधा, तुम मेरे पास यहाँ क्यों आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पार्टी में तुम मेरे पास मत आना। वो मैं तो बस आपको देखने आ गई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दूरी। खुद को शीशे में देखा है कभी? एकदम जोकर लग रही हो इस साड़ी में। कितनी मोटी और भद्दी हो गई हो तुम। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि इतने स्मार्ट और फिट आदमी की बीवी ऐसी गवार है। अरे चिल दिलीप, भाभी जो बेचारी पुराने जमाने की हैं, इसलिए ऐसी हैं। सीरियसली दिलीप, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इनके साथ पब्लिक में कैसे एडजस्ट करते हो। शी लुक्स सो आउटडेटेड। तभी वसुधा खुद को शीशे में देखती है और सभी लोग जोर जोर से वसुधा पर हंसने लगते हैं। वसुधा ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन दोपहर को दिलीप अपने रूम में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वसुधा कमरे में आती है। सुनिए, बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं बाहर नहीं गए। अगले हफ्ते दूसरे शहर में मेरे एक रिश्तेदार की बेटी की शादी है। आप भी चलिए ना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। इसी बहाने हम दोनों थोड़ा घूम भी लेंगे। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। अरे चलिए ना, वहाँ सब लोग आपके बारे में पूछेंगे। हम दोनों साथ चलेंगे तो सबको कितना अच्छा लगेगा। आर यू मैड? मैं तुम्हारे साथ और उस शादी में जाऊंगा? नेवर। कल पार्टी में देखा था ना लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे थे। पर मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। अरे जो पत्नी बन के रहो, मेरी इज्जत का कबाड़ा मत करो। लुक एट मी, मेरी इतनी उम्र हो गई है पर मैं आज भी यंग लगता हूँ। और खुद को देखो, 80 साल की बुढ़िया लगती हो तुम। तुम्हारे साथ चलूंगा तो लोग मुझे तुम्हारा छोटा भाई समझेंगे। दिलीप की ये सब बातें सुनकर वसुधा दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह दिलीप ट्रैक सूट पहनकर जिम जाने के लिए निकल रहा था। तभी वसुधा चाय नाश्ता लेकर उसके पास आती है। कल रात आपने कुछ नहीं खाया था, मैंने आपके लिए गरम गरम नाश्ता बनाया, थोड़ा सा खाकर जाइए। दिलीप गुस्से में वसुधा से नाश्ता की प्लेट लेकर जमीन पर फेंक देता है। तो मैं कितनी बार बोला है कि मैं ये तेल वाला कचरा नहीं खाता। मैं डाइटिंग पर हूँ। अपना ये समोसा और कचौड़ी अपने पास रखो। मैं तो बस आपकी सेहत का। ओ प्लीज, अपना ये ड्रामा बंद करो। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी चाल। तुम चाहती हो कि मैं भी ये सब खाकर तुम्हारी तरह एकदम भद्दा, मोटा और बदसूरत हो जाऊं, पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा या तुम्हारे हाथ का ये जहर खाया तो मैं भी तुम जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। और हाँ, दूर रहा करो अब तुम मेरे से। ये सब बोलकर दिलीप गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन दोपहर का समय था। हॉल में दिलीप और वसुधा अलग अलग सोफे पर बैठे थे। तभी घर का बड़ा बेटा ध्रुव और छोटा बेटा मोहित वहां आते हैं। उन दोनों के साथ में 2 लड़कियां भी थी। डैड, मॉम, सरप्राइज, ये तान्या है और हम दोनों ने शादी कर ली है। और मॉम, ये निधि है, मैंने अभी इससे शादी कर ली है। व्हाट? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी परमिशन के बिना, मुझसे बिना पूछे तुम दोनों इन लड़कियों से शादी कर ली और यहाँ ले आए। ये क्या कर दिया बच्चों? इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया? डैड, तान्या मेरी पसंद है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपको हमारा ये रिश्ता और हमारी पसंद मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अभी अपना सामान पैक करते हैं और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ डैड, मैं भी निधि के साथ घर छोड़ दूंगा, फैसला आपको करना है। स्टॉप इट। घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी नाक तो काट ही दी है, अब तमाशा मत बनाओ। दिलीप ये कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय हो जाता है। वसुधा ने दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवा दिया था। अब पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा था। वसुधा सबके लिए खाना परोसने के बाद दिलीप के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठने लगती है। तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? वो यही कुर्सी खाली थी तो वहां कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठो। तुम्हारे पास बैठने से मुझे सफोकेशन होती है, दूर रहा करो मुझसे। वसुधा चुपचाप कोने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। देखो, अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है जैसे भी, लेकिन तुम्हारी शादी हो गई है। अब कल इसी घर में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी। मैं अपने सारे वीआईपी दोस्तों को बुलाऊंगा और एक अच्छी पार्टी होगी। दिलीप की बात सुनकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। तान्या और निधि अपने अपने पतियों के साथ खड़ी थी और दिलीप अपने हाई क्लास दोस्तों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। भाई कमाल है दिलीप, तुम्हारे दोनों बेटों की शादी भी हो गई और आज तुम भी इनके बड़े भाई लग रहे हो। इसका सीक्रेट क्या है यार? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस डेली जिम और अच्छे से डाइटिंग करता हूँ। तभी वसुधा एक नॉर्मल साड़ी पहनकर वहां आती है और दिलीप के पास खड़ी हो जाती है। नमस्ते भाई साहब। आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम यहाँ मेरे दोस्तों के बीच क्यों घुस रही हो?
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहा करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अब जाओ यहाँ से। वसुधा दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूर खड़ी तानिया ये सब देख रही थी। ये कैसा बदतमीज इंसान है, अपनी ही बीवी को दोस्तों के सामने ऐसे जलील कर रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है मम्मी जी के साथ। मुझे कुछ करना होगा मम्मी जी के लिए। कुछ समय बीत जाता है। रिसेप्शन पार्टी खत्म हो चुकी है। वसुधा अपने घर की छत पर खड़ी रो रही है। तभी तानिया वहां आती है। मम्मी जी रिलैक्स, आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों उस इंसान के लिए आंसू बहा रही हैं जिसे आपकी कोई कद्र ही नहीं है? क्या करूं तानिया, तुम्हारे ससुर जी को मेरे लुक से ही नहीं, अब तो मेरे होने से भी नफरत है। मैं उनकी मॉडर्न दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठती। तो फिट बैठिए ना मॉम। किसने रोका है आपको? डैड आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आपने खुद को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। मेरी मानिए, अपना ये ओल्ड स्कूल अवतार डस्टबिन में डालिए। कल से आप मेरे साथ जिम चलेंगी, योगा करेंगी, डाइटिंग करेंगी और ये बोरिंग साड़ियां छोड़कर मेरे जैसी अच्छी ट्रेंडी ड्रेस पहनेंगी। अरे पागल हो गई है क्या? इस उम्र में मैं ये सब करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? ये भी हम सोचेंगे तो भाई लोग क्या सोचेंगे? कम ऑन मॉम, एक बार कभी खुशी कभी गम की पू वाला एटीट्यूड लाइए। खुद के लिए जिएंगी, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगी तो देखना डैड भी इंप्रेस होकर आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तानिया की बातें सुनकर वसुधा खुश हो जाती है और अगले ही दिन से वो तानिया के साथ जिम जाना शुरू कर देती है और साथ में अपने लुक्स पर भी ध्यान देती है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वसुधा एक अच्छी ड्रेस पहनकर दिलीप के पास आती है। सुनिए, कैसी लग रही हूँ मैं? आज तो मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ, है ना? अब तो मैं भी मॉडर्न हो गई हूँ। क्या है ये सब? वसुधा, तुम्हें लगता है ये टीनेजर्स वाली ड्रेस पहनकर तुम कटरीना कैफ लगोगी? पर आपने ही तो कहा था कि मैं जोकर लगती हूँ। मैं तो बस आपके जैसी दिखने की कोशिश। जस्ट शट अप। मेरी क्लास और तुम्हारे चीप मेकओवर में बहुत फर्क है। उम्र ढल गई है तुम्हारी, लेकिन अकल नहीं आई। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तो मेरे साथ मेरी पार्टीज में नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। दिलीप गुस्से में वहां से चला जाता है। मैंने सोचा था बुढ़ापे में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक साथ रहेंगे, पर मैं कुछ भी कर लूं ये इंसान कभी मेरा नहीं हो सकता। इस भरी पूरी फैमिली में मैं आज एकदम अकेली हो गई हूँ। इस शहर से दूर एक नए शहर में तान्या का कजन भाई गौतम अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी पल्लवी वहां आती है। सीरियसली गौतम, मैं सुबह से ऑफिस में क्लाइंट्स के साथ अपना दिमाग खराब कर रही हूँ और तुम यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रहे हो? पल्लवी, तुम जानती हो मार्केट की हालत क्या है। मेरी जॉब छूट गई है। मैं रोज इंटरव्यू दे रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैंने तुम जैसे एक यूजलेस और बेरोजगार इंसान से शादी की। मेरे सारे कलीग्स के हस्बैंड्स बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और मेरा हस्बैंड घर में बैठकर बस टीवी देखता रहता है। गौतम ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पल्लवी अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ हॉल में बैठी कॉफी पी रही थी और किसी बड़ी बिजनेस डील पर डिस्कस कर रही थी। तभी गौतम वहां आता है। पल्लवी, ये बिजली का बिल भरना था तो। आर यू ब्लाइंड गौतम? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही हूँ? और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे छोटी छोटी बातों के लिए डिस्टर्ब क्यों करते हो? वैसे भी तुम्हें काम ही क्या है? सारा दिन इधर उधर टाइम पास करने के अलावा आता ही क्या है तुम्हें? अरे पल्लवी, तुम तो घर पर फुल टाइम हाउस हस्बैंड मिल गया है जो घर को अच्छी तरह से संभाल सकता है। सही कहा अजय, ये इसी लायक है। सब गौतम पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। गौतम दुखी होकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जॉब के आगे मेरी पत्नी तो मुझे इंसान ही नहीं समझती। हर जगह बस मेरी बेइज्जती करती रहती है। ऐसा कोई नहीं है मेरी लाइफ में जिसे मैं ये सब बता सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। गौतम और पल्लवी के बीच उम्र का अंतर अब दोनों के रिश्ते में भी फासले लाने लगा था। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। गौतम अपने रूम में था। तभी पल्लवी वहां आती है। कल से अपनी पैकिंग शुरू कर दो गौतम, मेरा ट्रांसफर हो गया, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? पर कहां? और तुमने मुझसे एक बात पूछा तक नहीं। तुमसे पूछने की जरूरत क्या है? पैसे मैं कमा रही हूँ, डिसीजन मैं लूंगी। और हाँ, हम उसी शहर में जा रहे हैं जहाँ तुम्हारी बहन तान्या रहती है। मैंने तान्या के मोहल्ले में एक नया फ्लैट बुक कर लिया है जो मेरे नए ऑफिस के बहुत पास है। अब पैकिंग करना शुरू कर दो, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना है। कुछ दिनों बाद पल्लवी गौतम उसी मोहल्ले में शिफ्ट हो जाते हैं जहां दिलीप, वसुधा, तान्या और निधि रहते थे। आज गौतम और पल्लवी ने पार्टी रखी थी। सभी लोग आए हुए थे। तान्या और निधि भी वहां आई हुई थी। वाह पल्लवी भाभी, मानना पड़ेगा, घर का इंटीरियर एकदम क्लासिक और प्रीमियम है। भैया आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और प्लीज तान्या, इसमें तुम्हारे भैया की कोई चॉइस नहीं है। ये घर, ये इंटीरियर सब मैंने करवाया है, वो भी अपने पैसों से। पल्लवी को तो शर्म भी नहीं आ रही है। ये मेरी ही बहन के सामने मुझे नीचा दिखा रही है। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। दिलीप का घर आज बहुत अच्छे से सजा हुआ था
क्योंकि आज दिलीप और वसुधा की एनिवर्सरी की पार्टी थी। सभी आए हुए थे, गौतम और पल्लवी आ चुके थे। तभी दिलीप वहां आता है। अरे वाह दिलीप, मानना पड़ेगा बॉस, उम्र तो जैसे तुम्हारी मुट्ठी में कैद है। तुम तो आज भी अनिल कपूर को टक्कर दे रहे हो यार। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ थैंक्स रमन। डैड का ये मैं हूँ डॉन वाला एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे एनिवर्सरी नहीं, इनका कोई सोलो फैशन शो चल रहा है। वो तो है तान्या, पर सासू माँ कहाँ है? वो अभी तक नीचे नहीं आई। तभी वसुधा वहां आती है। उसने आज एक बहुत ही सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। वसुधा सीधे दिलीप के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वसुधा, ये क्या पहन कर आई हो तुम? मेरी एनिवर्सरी की पार्टी है या किसी की शोक सभा? पर ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। शट अप, जरा खुद को आईने में देखो, बिल्कुल जोकर लग रही हो। मेरे सारे दोस्त अपनी वाइफ के साथ मॉडर्न ड्रेसेस में आए हैं और तुम यहाँ मेरी काम वाली बाई लग रही हो। तुमने कसम खा रखी है ना कि मुझे मेरे दोस्तों के सामने हमेशा जलील करवाओगी। अब जाओ यहाँ से और मेरे पास मत आना। वसुधा दुखी होकर दूर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी गौतम वहां आता है और कोने में खड़ी उदास वसुधा के पास जाता है। एक बात कहूं, सुंदरता की कीमत हर किसी को समझ नहीं आती। आप इस साड़ी में सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और रही बात लोगों की, तो लोगों का तो काम ही है बोलना। नहीं हूँ मैं ब्यूटीफुल। अगर मैं ब्यूटीफुल होती तो मेरे हस्बैंड मुझे अपनी वाइफ समझते, ना कि घर में रखा कोई फर्नीचर समझते। तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड के लिए घर का वो पुराना फर्नीचर हूँ जिसे कोई देखना नहीं चाहता। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। मेरी पत्नी पल्लवी के पास पैसा, स्टेटस सब कुछ है और सबके लिए टाइम है सिवाय मेरी। मैं तो बस एक फेलियर हूँ उसकी नजरों में। उसने तो मुझे इंसान समझना ही छोड़ दिया है। गौतम और वसुधा इसी तरह कुछ देर बातें करते हैं और फिर गौतम अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वसुधा ट्रैक सूट पहनकर घर से बाहर निकलती है और गौतम के साथ वॉक करने के लिए निकल जाती है। दोनों एक साथ वॉक करते हुए पार्क में पहुंच जाते हैं। सीरियसली आपने दिलीप जी को प्रोटीन शेक में चीनी मिला दी थी? अरे और नहीं तो क्या, बहुत घमंड है ना उन्हें अपनी डाइट का। वसुधा और गौतम बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। तभी निधि और तान्या उन्हें देख लेती हैं, जो कि पूजा करके मंदिर से लौट रही थी। तान्या वो देखो, सासू माँ और आपके गौतम भैया, ये दोनों यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? मॉम और गौतम भैया, और मॉम इतनी खुश। मैंने डैड के साथ भी मॉम को कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा। निधि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। तान्या और निधि वहां से चली जाती हैं। शाम का समय हो चुका होता है। वसुधा अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रही थी। तभी तान्या वसुधा को रोक देती है। क्या बात है मॉम, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगाकर कहाँ की तैयारी है? किसी स्पेशल किटी पार्टी में जा रही हो क्या? अरे नहीं तान्या, मैं तो बस ऐसी थोड़ा बाहर जा रही थी वॉक करने। आजकल हवा खाना बहुत जरूरी है ना सेहत के लिए, बस इसीलिए बाहर जा रही थी टहलने के लिए। वसुधा ये बोलकर जल्दी से वहां से चली जाती है। तान्या जल्दी से बाहर जाती है और चुपके से वसुधा को देखती है। वसुधा गौतम के साथ एक कार में बैठ रही थी। अनबिलीवेबल, मॉम ने मेरे मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोला। हवा खाने का बहाना, मॉम गौतम भैया के साथ कार में जा रही है। पर कहाँ जा रही है मॉम गौतम भैया के साथ? और सबसे बड़ी बात, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच। वसुधा गौतम के साथ कार में बैठकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। तान्या अपनी बालकनी में खड़ी फोन चला रही थी। तभी बाहर गौतम की कार आकर रुकती है और कार से वसुधा बाहर निकलती है और गौतम को बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। हे भगवान, रात के 10:30 बजे भैया मॉम को ड्रॉप करने आए हैं और दोनों किस तरह हंस रहे थे। और मम्मी जी ने जाते जाते मुस्कुराते हुए भैया को बाय भी बोला। कुछ तो बड़ा लोचा चल रहा है इन दोनों के बीच। अब तो मुझे सीधा एसीपी प्रद्युमन बनना ही पड़ेगा और पता करना ही पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। दोपहर का समय था। एक जूस सेंटर पर वसुधा और गौतम एक टेबल पर आमने सामने बैठे जूस पी रहे थे और हंस रहे थे। तभी वहां तान्या और निधि आती हैं और वो दोनों वसुधा और गौतम को एक साथ देखकर वहीं रुक जाती हैं। निधि उधर देख, हमारी सासू माँ और मेरा कजन भाई गौतम, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और मैंने पिछली कई दिनों से नोटिस किया ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही हम साथ साथ हैं वाले मोड में चल रहे हैं। तान्या, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी भाई और हमारी सासू माँ का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? शट अप निधि, मॉम की उम्र देख और गौतम भैया की उम्र देख। पर जिस तरह से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। कुछ देर बाद तान्या और निधि घर वापस आ जाती हैं और हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ने लगती हैं। तभी वसुधा मुस्कुराते हुए वहां आती है। क्या बात है मॉम, चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है। वैसे कहाँ गई थी आप इतनी दोपहर में? अरे कहीं नहीं तान्या, वो बस घर में बैठे बैठे मन थोड़ा उदास हो रहा था तो सोचा भगवान के दर्शन करा। मंदिर गई थी मैं, बस वहीं से आ रही हूँ। अच्छा,
मंदिर गई थी, पर सासू माँ आपके हाथ में ना तो प्रसाद है ना माथे पर टीका। भगवान के दर्शन हुए या किसी और के? क्या निधि तुम भी ना, मैं थक गई हूँ, हम अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। वसुधा जल्दी से वहां से चली जाती है। देख लिया, झूठ बोलते वक्त मॉम की आंखें कैसे ब्लिंक कर रही थी। हमें पता है कि आप कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। अगली सुबह तान्या और निधि घर की छत पर कपड़े डालने गई थी। तभी उनकी नजर नीचे पड़ती है। नीचे वसुधा ट्रैक सूट पहनकर गौतम के साथ मोहल्ले की जिम में जा रही थी। हे राम, अब तो ये दोनों साथ में जिम भी जाने लगे हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। हमारी सासू माँ को तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि इस उम्र में वो एक जवान लड़के के साथ ये सब कर रही हैं। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो क्या सोचेंगे लोग? हमारी तो नाक ही कट जाएगी मोहल्ले में। नाक तो मैं कटने नहीं दूंगी निधि। तो अब हम क्या करेंगे दीदी? अब हम बनेंगे जग्गा जासूस, और आज के बाद ये दोनों जहां जाएंगे हम परछाई बनकर इनके पीछे जाएंगे और सब कुछ पता करेंगे। अगली सुबह वसुधा अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलती है। तान्या और निधि भी चुपके से उसके पीछे लग जाती हैं। वसुधा चलकर गौतम के घर के बाहर जाती है। गौतम अपनी कार निकालता है। वसुधा उसमें बैठती है और कार वहां से चली जाती है। भैया जल्दी चलो, उस आगे वाली सफेद कार का पीछा करो। निधि और तान्या ऑटो में बैठकर वसुधा और गौतम की कार का पीछा करती हैं। कार एक योगा सेंटर के बाहर रुकती है। वसुधा और गौतम कार से उतरते हैं और योगा सेंटर के अंदर चले जाते हैं। निधि और तान्या योगा सेंटर के बाहर खड़े होकर गौतम और वसुधा का इंतजार करने लगती हैं। तान्या 1 घंटा हो गया ये अंदर योगा कर रहे हैं या कुछ और? मेरे तो पैरों में दर्द हो गया खड़ी खड़ी। तभी सेंटर का दरवाजा खुलता है। वसुधा और गौतम एकदम फ्रेश और हंसते हुए बाहर निकलते हैं और दोनों मुस्कुराते हुए कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अभी ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? निधि और तान्या फिर से गौतम और वसुधा की कार का पीछा करती है। कार एक पार्क के पास जाकर रुकती है। गौतम और वसुधा पार्क में बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। निधि और तान्या दूर खड़े होकर उन्हें देख रही थी। आई दैया, तान्या देखो कैसे दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। सासू माँ को ससुर जी का जरा भी ख्याल नहीं है। इस उम्र में भी अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ चक्कर चला रही है। ये योगा वोगा तो बहाना है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं ये सब देखकर। सासू माँ को सच में शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। शर्म को मारो गोली निधि, एविडेंस कलेक्ट करो। तान्या अपने फोन से वसुधा और गौतम की 3-4 फोटो क्लिक करती है। परफेक्ट, अब हमारे पास पक्के सबूत हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम झूठ बोल रहे हैं। सासू माँ और मेरे कजन भाई का ये अफेयर अब सबके सामने आकर रहेगा। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। तान्या और निधि हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी वसुधा अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है और बाहर जाने लगती है। अरे मॉम, इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं बस ऐसे ही थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूँ, ताजी हवा खाने। अरे सासू माँ, रात बहुत हो गई है, बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं और ताजी हवा तो छत पर भी मिल जाएगी। आप मत जाइए ना। तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। वसुधा जल्दी से वहां से चली जाती है। तान्या और निधि बिना एक पल गवाए वसुधा का पीछा करना शुरू कर देती हैं। वसुधा जाकर एक बड़े से मंदिर में पहुंचती है जहां गौतम पहले से खड़ा था। दोनों साथ में भगवान के दर्शन करते हैं और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। तान्या, भगवान के घर में भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। मंदिर की सीढ़ियों को इन्होंने लवर्स पॉइंट बना दिया है। निधि, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा अपना कजन भाई और मेरी सासू माँ, छी 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 छी, इन्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। अब तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इनका ये सीक्रेट रोमांस मैं सबके सामने लाकर ही दम लूंगी। अरे नहीं नहीं तान्या, रुको, एकदम से सिंघम मत बनो। अगर हम अभी जाकर सबको बताएंगे तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, उल्टे हम ही झूठे साबित हो जाएंगे। तो अब क्या करें? आरती उतारे इनकी? अरे नहीं तान्या, अभी हम और पीछा करते हैं। जब तक एकदम रंगे हाथों वाला सॉलिड सबूत नहीं मिल जाता तब तक हम इनका पीछा करेंगे और सही समय आने का इंतजार करेंगे। अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। निधि और तान्या वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह का समय था। वसुधा ट्रैक सूट पहनकर घर से बाहर जा रही थी। तान्या और निधि भी उसके पीछे लग जाती हैं। वसुधा एक प्लेग्राउंड के पास पहुंचती है जहां गौतम पहले से ही मौजूद था। दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं और टेनिस खेलने में लग जाते हैं। हे राम तान्या, ये देखो सासू माँ तो सानिया मिर्जा बनी घूम रही है। इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। अगर बाहर वाले किसी रिश्तेदार या डैड के दोस्त ने इन्हें ऐसे देख लिया तो हमारी तो सोसाइटी में बहुत गंदी बेइज्जती हो जाएगी। अब हम ये सब ध्रुव और मोहित को बताएंगे। इनका सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। निधि और तान्या वहां से चली जाती हैं और सीधे अपने घर पहुंचती हैं। घर पर ध्रुव और मोहित सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी छोड़ो ध्रुव, यहाँ रियल लाइफ में बहुत बड़ा गेम चल रहा है। तान्या अपने फोन से वसुधा और गौतम की वो आइसक्रीम वाली योगा वाली फोटोज दिखाती हैं। ध्रुव और मोहित एक पल के लिए फोटोज देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीरियसली निधि, तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं है क्या?
अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? ये सच है, मम्मी जी और गौतम भैया का चक्कर चल रहा है। ओ कम ऑन तान्या, ये सब कैसा प्रैंक है? आजकल एआई का जमाना है, कोई भी फोटो बन जाती है। मॉम थोड़ी अजीब है, शांत रहती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारे भाई के साथ अफेयर करेंगे। और हाँ, तुम दोनों अपना ये जासूस वाला दिमाग सीरियल देखने में लगाओ, रियल लाइफ में नहीं। ये बोलकर ध्रुव और मोहित वहां से चले जाते हैं। पल्लवी बेड पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी गौतम बहुत घबराया हुआ कमरे में आता है। उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये रिपोर्ट्स, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। गौतम प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसीलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। अब जाओ यहाँ से। काश तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट होते। गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन एक पार्क में गौतम और वसुधा एक बेंच पर बैठे थे। गौतम बहुत सीरियस होकर वसुधा को कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहा था और कुछ बात कर रहा था। अगले दिन पूरा परिवार ध्रुव, मोहित, निधि, तान्या और वसुधा हॉल में बैठे थे। तभी दिलीप एक बड़ा सा ब्लैक सूटकेस लेकर वहां आता है। लिसन एवरीवन, ये कोई मामूली सूटकेस नहीं है। इसमें मेरे एक बहुत खास दोस्त का 50 लाख रुपए कैश रखा है। उसे कुछ प्रॉपर्टी का सेटलमेंट करना है। वो कल परसों आकर ये ले जाएगा। तब तक के लिए मैं इसे अपने रूम की सेफ में रख रहा हूं। दिलीप वो सूटकेस लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह दिलीप का दोस्त रमन घर में खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। दिलीप भी बहुत घबराया हुआ था। कहां गया सूटकेस? कल मैंने अपने हाथों से उसे रूम में रखा था। क्या घर में कोई भूत आ गया है जो सूटकेस ले उड़ा? वही दिलीप, मुझे ये सब फालतू के बहाने मत सुना। अगर शाम तक मुझे मेरा सूटकेस नहीं मिला ना, तो मैं पुलिस लेकर आऊंगा और तुझे सीधा जेल भिजवा दूंगा। रमन ये बोलकर वहां से चला जाता है। जिस किसी ने भी ये घटिया हरकत की है ना, वो खुद मेरे सामने आ जाए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओ गॉड निधि, ये तो बहुत सीरियस मैटर हो गया। पता नहीं वो सूटकेस कौन ले गया। समय बीत जाता है। रात के 11 बज चुके थे। तान्या और निधि लाइट बंद करके हॉल में बैठी थी और बातें कर रही थी। तान्या, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 50 लाख कोई छोटी रकम थोड़ी है। अगर पुलिस आ गई तो सबको लाइन में खड़ा करके डंडे मारेगी। पता नहीं घर का भेदी कौन है जो वो ब्लैक सूटकेस उड़ा ले गया। एग्जैक्टली निधि, बाहर से तो कोई आया नहीं, चोर घर के अंदर ही है। तभी दोनों देखती हैं कि वसुधा एक बड़ा सा ब्लैक सूटकेस लिए चुपके से बाहर जा रही है। ओ माय गॉड निधि, वो देख, डैड का सूटकेस भी ब्लैक था और मॉम के हाथ में भी ब्लैक सूटकेस है। हे राम, मतलब चोरी सासू माँ ने की है। पर वो इतनी रात को ये पैसों भरा सूटकेस लेकर जा कहाँ रही है? वसुधा जल्दी से घर के बाहर निकल जाती है। निधि और तान्या भी उसके पीछे चली जाती हैं। घर के बाहर गौतम की कार खड़ी थी और गौतम भी एक सूटकेस लेकर खड़ा हुआ था। तान्या, वो तो गौतम भैया है और उनके हाथ में भी सूटकेस। गौतम वसुधा के हाथ से वो ब्लैक सूटकेस लेता है और उसे अपने सूटकेस के साथ कार की डिक्की में रख लेता है। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है निधि। मॉम ने पहले डैड की तिजोरी साफ की, 50 लाख उड़ाए और अब मेरे ही कजिन भाई के साथ शहर छोड़कर भाग रही हैं। अब क्या करे तान्या, ये दोनों तो निकल गए। अरे ऐसे कैसे निकल गए? पिक्चर का क्लाइमेक्स तो अब हम लिखेंगे। तू जा और डैड, ध्रुव और मोहित को उठा। मैं भी पल्लवी भाभी को कॉल लगाती हूँ। आज रात दोनों का सच सबके सामने आकर रहेगा। निधि जल्दी से दिलीप और ध्रुव को जगाती है और तान्या जाकर पल्लवी को और फिर सब इकट्ठा होकर कार से गौतम और वसुधा की कार का पीछा करते हैं। मेरी नाक कटवा कर रख दी है उस औरत ने। शर्म नहीं आई उसे इस उम्र में ये सब करते हुए। डैड, वो लोग पक्का एयरपोर्ट ही जा रहे होंगे। गौतम भैया ने कल ही अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था। गौतम और वसुधा की कार एयरपोर्ट के पास जाकर रुकती है। तभी वहां पर दिलीप की कार भी आ जाती है और जल्दी सभी कार से उतरते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वसुधा। तुम अपने से आधे उम्र के आदमी के साथ आशिकी लड़ा रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? आप क्या बोल रहे हैं? शट अप। तुम दोनों का ये गंदा नाटक अब खत्म हो चुका है। और तुम गौतम, माना कि तुम बेरोजगार हो, पर पैसों के लिए तुम इतने गिर जाओगे कि इस आउटडेटेड बूढ़ी औरत को फंसाकर इसके साथ भागने लगोगे। छी, मुझे तो घिन आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरे पति हो। पल्लवी, तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ और तुम दोनों को जेल भिजवाता हूँ। गौतम भैया, मुझे तो आज आपको अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। दुनिया में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया था जो आपको मेरी सासू माँ ही मिली अफेयर चलाने के लिए। और मम्मी जी, हम तो आपको बहुत शरीफ समझते थे, पर आप तो एकदम मास्टरमाइंड निकली। बस बहुत हो गया आप लोगों का ये तमाशा। अपनी इस घटिया और गिरी हुई सोच को अपने पास रखिए। और दिलीप जी, आप बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए जो अपनी 30 साल पुरानी पत्नी पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सच सबके सामने है। हम सबने देखा है कि तुम दोनों भाग रहे थे शहर छोड़कर। हाँ पल्लवी, ये सच है कि हम शहर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि मुझे खतरनाक बीमारी ब्लड कैंसर हो गया है।
अभी मैं फर्स्ट स्टेज पर हूं। अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो शायद मैं बचूं नहीं। मैं पिछले 15 दिन से वही रिपोर्ट्स तुम्हें दिखा रहा था, लेकिन तुम देखना ही नहीं चाह रही थी। मैंने कई बार बताने की कोशिश की, पर हर बार तुमने कहा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम बिजी हो। हाँ, जब इसकी पत्नी ने ही इसे मरने के लिए छोड़ दिया तो एक इंसान होने के नाते मैंने इसका साथ दिया। हम कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे थे, हम दूसरे शहर जा रहे थे जहाँ इस बीमारी का सही ट्रीटमेंट होता है। तान्या को अभी भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो वसुधा का सूटकेस खोलती है, लेकिन उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। सूटकेस में बस कुछ कपड़े और गौतम की मेडिकल रिपोर्ट्स थी। हम क्या करते? जब हम घर में हमारे अपने ही हमें इग्नोर कर रहे थे तो हमने बाहर एक दूसरे में अपनापन ढूंढा। हम कोई आशिकी नहीं लड़ा रहे थे। हम जिम जाते थे, योगा करते थे, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे, सिर्फ इसलिए ताकि इस घुटन से बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स कर सकें, थोड़ा खुलकर हंस सकें और अपने दुखों को भुला सकें। हे भगवान, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। हमने अपनी ही माँ जैसी सासू माँ पर कितने गंदे इल्जाम लगाए और उनके बारे में कितना उल्टा सीधा सोचा। तभी वहां एक ऑटो आकर रुकता है और उसमें से मोहित रोता हुआ बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक ब्लैक सूटकेस था। मुझे माफ कर दो डैड, मॉम को कुछ मत कहिए। वो सूटकेस मॉम ने नहीं, मैंने चुराया था। क्या? तूने? पर क्यों? डैड, मुझ पर क्रिकेट सट्टे का बहुत बड़ा कर्ज हो गया था। वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब आपने वो 50 लाख रुपए रखे तो मेरा लालच जाग गया। मैंने ही रात को वो सूटकेस चोरी किया था और सूटकेस में लेकर भाग ही रहा था, लेकिन मुझे ये सब नहीं हुआ और मैं भाग नहीं पाया, इसलिए मैं वापस आ गया। और ये रहा आपका सूटकेस, आप इसे रखिए। मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं लिया है। मैं अंधा हो गया था वसुधा, अपने फिटनेस और अपने झूठे रुतबे के घमंड में। मैंने एक हीरा खो दिया था। तुमने मेरे लिए पूरी जिंदगी निकाल दी और मैंने तुम्हें घर का पुराना फर्नीचर समझा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। गौतम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं काम और पैसों के नशे में अंधी हो गई थी कि तुम्हारा दर्द दिखा ही नहीं। मेरी सारी डील्स भाड़ में जाएं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। हम अभी शहर के बेस्ट डॉक्टर के पास चलेंगे और तुम्हारी बीमारी का इलाज करवाएंगे। मॉम, हम दोनों दुनिया की सबसे घटिया बहू हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे पागल बच्चों, परिवार में गलतियां होती हैं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भगाया नहीं करते। गौतम को भी उसकी पल्लवी मिल गई और मुझे भी अपना परिवार मिल गया। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। दिलीप के बड़े घर में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। पूरा परिवार पार्टी एंजॉय कर रहा था। आज वसुधा ने बहुत ही मॉडर्न साड़ी पहनी थी और वो दिलीप के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, ये मेरी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ वसुधा, इसके बिना तो मैं जीरो हूं यार। यही है मेरा सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी और गौतम एक साथ खड़े थे और दोनों बहुत खुश लग रहे थे। निधि, आज एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी इमेजिनेशन किसी बॉलीवुड डायरेक्टर से कम नहीं है। रियलिटी बेचारी इतनी सिंपल थी और हमने अपनी ओवर थिंकिंग से उसमें सस्पेंस, अफेयर, चोरी सब घुसा दिया। वही तो, हम भी बिना सर पैर की कहानी बना रहे थे। ये खाली दिमाग सच में शैतान का घर होता है। फालतू सोचना बंद करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। चलो अब ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। गाइस कम ऑन, एक फैमिली सेल्फी तो बनती है। पूरा परिवार दिलीप, वसुधा, तान्या, ध्रुव, निधि, मोहित, गौतम और पल्लवी एक साथ खड़े होते हैं और सभी एक साथ एक अच्छी फैमिली फोटो लेते हैं।